जय हिंद साथियों। आज हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है जिनको लगता है कि ज्योमेट्री बहुत मुश्किल है, ज्योमेट्री उन्हें समझ में नहीं आता और एग्जाम में क्या होता है कि जो और भी अदर क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करके आते हैं, लेकिन ज्योमेट्री वाला जो क्वेश्चन होता है उसको देखते ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और उसको बना के नहीं आते हैं। लेकिन क्या होता है कि ज्योमेट्री का काफी रोल है आपका सिलेक्शन में। अगर आप ज्योमेट्री को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ही क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अगर सारे तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, नहीं उसके बारे में जानते हैं, तो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक एक नंबर दो दो नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो सारे चीज़ को हम लोग को समझना है, सारे चीज़ को देखना है। ज्योमेट्री भी बहुत आसान है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला दूंगा कि ज्योमेट्री बहुत आसान है और ज्योमेट्री आप सीख सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री समझ में आता नहीं है। ऐसा क्या कारण है, कौन ऐसा कारण है जिससे ज्योमेट्री समझ में नहीं आता है? तो ज्योमेट्री समझ में नहीं आने का कारण क्या होता है कि ज्योमेट्री में बहुत सारा ऐसा बेसिक वर्ड आपको मिलेगा, बेसिक वर्ड दिखेगा, जो क्या होता है जिसका मतलब हम लोग नहीं समझते हैं। कोई भी वर्ड बोल देगा कांतर कोण क्या होता है, या कांतर कोण ऐसा है, संगत कोण बोल देगा, सम्मुख भुजा बोल देगा, सम्मुख कोण, या और भी कोई सारा वर्ड जो है आपको मिलेगा और उसका मतलब नहीं जानते और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या कहीं पे हमको समझाया जाता है और बेसिक चीज हम लोग को पता नहीं रहता है। तो जिसके कारण क्या है, हम लोग का क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, बनाते नहीं और हार्ड लगने लगते हैं। एक्चुअल में यह हार्ड है नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर समझेंगे तो सारा जो है इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। इतना बेसिक कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, अपने जीवन में कुछ नहीं जानते हैं, तो आप क्या है इस वीडियो को अगर अंत तक बने रहते हैं तो आपको पूरा भरोसा हो जाए कि हाँ मैं ज्योमेट्री सीख सकता हूँ, बना सकता हूँ, एग्जाम में भी बना सकता हूँ। तो आइए देखते हैं, हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, हम लोग को समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। और हम लोग जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है एक चतुर्भुज का ही भाग है। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। तो आइए देखा से ध्यान दीजिए कि चतुर्भुज क्या होता है। कोई भी चार भुजा से घिरा हुआ आकृति क्या है, चतुर्भुज होता है। वैसा आकृति जो क्या है चार भुजा से घिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। अगर इस तरह का हम लोग शेप ऐसे बना दिए, ये क्या है इस तरह से शेप बना दिए, तो ये आपका चतुर्भुज हो गया। अगर हम लोग ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करके बना लिए, ऐसे करके ये एक आयत बन गया, तो ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है। अगर मान लीजिए ऐसे करके बना लेते हैं, ऐसे करके बना लेते हैं, ये भी आपका क्या है, एक चतुर्भुज है। अगर इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं तो ये भी हमारा क्या है, चतुर्भुज है। तो कोई भी डिजाइन मिलेगा चार भुजा से घिरा हुआ होना चाहिए। कोई भी आकृति जो चार भुजा से घिरा हुआ है वो आपका क्या है, चतुर्भुज है। अगर आप ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ये भी क्या है, आपका एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज जो है चार भुजा से घिरा हुआ आकृति होना चाहिए, आपका क्या है वो चतुर्भुज होगा। तो ये दिमाग में आपको रखना है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक वर्ड हम लोग को जानना जरूरी होता है, जिससे क्या है कि आगे का चीज जो हम लोग को आसानी से समझ में आए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना। तो ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है कि इस चतुर्भुज में अगर हम इस नाम दे दे ए बी सी डी, इस तरह से नाम दे दे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, ये जो रेखा है, लाइन है, ये इसको क्या बोलते हैं, एक भुजा बोलते हैं। मतलब ए बी क्या है, एक भुजा है। उसके बाद बी सी भी क्या है, एक भुजा है, सी डी एक भुजा है, और डी ए भी एक भुजा है। तो ये भुजा है। अगर आप चाहें तो इसको ए भी बोल सकते हैं, या फिर बी ए भी बोल सकते हैं, इसको बी सी बोल सकते हैं, या सी बी भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आराम से इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि कुछ कुछ वर्ड में क्या वर्ड मिल सकता है। जैसे आपको मिलेगा कर्मागत भुजा, कर्मागत भुजा मिल सकता है, कर्मागत कोण मिल सकता है, सम्मुख भुजा मिल सकता है, सम्मुख कोण मिल सकता है, विकर्ण मिल सकता है। ये सब क्या है, मिल सकता है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि अगर कर्मागत भुजा के बारे में हम लोग बात करें तो कर्मागत भुजा क्या होता है, कोई भी तो लगातार भुजा होगा वो आपका क्या होगा, कर्मागत भुजा होगा। जैसे ये क्या हो गया, ए बी हो गया, तो ए बी, और उसके बाद ये बी सी ले लिए, तो ए बी और बी सी क्या है, कर्मागत भुजा है। क्योंकि कर्मागत का मतलब होता है कोई भी चीज सीरियल से, लगातार। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 1 2 3 4 5,
एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पाँच, छः, इस तरह से लगातार चलता है, सीरियल से चलता है, वही आपका क्या है क्रमागत होता है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से हो रहा है, यहाँ से भुजा ये लिए और इसके तुरंत बाद वाला भुजा को ले लिए, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है क्रमागत भुजा कौन कौन हुआ, ए बी और बी सी, क्योंकि इसके तुरंत बाद वाला भुजा को हम लोग ले लिए तो क्रमागत हो गया। अगर ये दोनों में बात करें तो बी सी और ये जो आपका सी डी ये भी क्या है क्रमागत भुजा है, मतलब बी सी और सी डी ये भी क्या है क्रमागत भुजा है। अगर हम लोग बोले तो सी डी और ये ए डी ये भी क्या है आपका क्रमागत भुजा है। तो क्रमागत भुजा हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिए क्रमागत कोण, क्रमागत कोण। अब इसमें ध्यान दीजिए कि ये भी क्या है क्रमागत है। क्रमागत का मतलब हम लोग समझ गए कि लगातार क्रम से, तो क्रमागत क्या है लगातार। तो यहाँ पे कोण के बारे में बात हो रहा है, क्रमागत कोण। तो वैसा कोण जो लगातार है वो क्या होगा आपका क्रमागत कोण होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसे पे कोण ए है और कोण क्या है बी, कोण ए और कोण बी, तो कोण ए और कोण बी क्या हो गया आपका क्रमागत कोण हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बी और सी के बारे में बात करेंगे तो कोण बी और कोण सी क्या है क्रमागत है, क्योंकि इसके बाद ये आता है तो ये दोनों क्रमागत कोण हो गया। और ये दोनों के बारे में बात करें तो बी और सी क्या है क्रमागत कोण है। अगर सी और डी के बारे में बात करें तो ये भी क्या होगा क्रमागत कोण होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्रमागत कोण भी समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि ये कोण बी और कोण डी क्या है क्रमागत कोण है, क्योंकि वो क्रमागत नहीं है। इसके बाद ये आया और तब ये आया। अगर ऐसे राउंड शेप में हम लोग घूमते हैं तो पहले क्या होगा ये आया, उसके बाद ये, तब ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते कि कोण बी और डी क्या है क्रमागत कोण, क्योंकि वो तो लगातार नहीं आ रहा, क्योंकि बीच में एक आ जा रहा है ना, उसके बाद वो है। तो ये ध्यान देना। भुजा में भी सेम उसी तरह से ये भुजा और ये भुजा दोनों क्रमागत भुजा तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ए बी और ये सी डी दोनों क्या है क्रमागत है, क्योंकि इसके और इसके बीच में एक यहाँ पे ये आ जा रहा। तो ये ध्यान देना है कि क्रमागत के लिए क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे क्या है आपका सम्मुख भुजा है। आगे क्या है आपका सम्मुख भुजा। तो इसमें ध्यान दीजिए कि सम्मुख भुजा मतलब सामने का भुजा। जैसे यहाँ पे सम्मुख भुजा है तो ये दोनों ए बी और ये डी सी सामने है। जैसे हम लोग यहाँ पे खड़ा हो गए तो हमारे सामने क्या है आप है। तो ध्यान देना है कि ए बी के सामने क्या है डी सी, तो ये क्या हो जाएगा सम्मुख भुजा हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सम्मुख भुजा का बात करें तो ए बी और डी सी क्या है सम्मुख भुजा है। अगर ये दोनों में बात करें तो ए डी और ये बी सी क्या है आपका सम्मुख भुजा है। तो इस तरह से कोई दिक्कत आपके मन में नहीं आएगा। आप देखिए क्या है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। तो कोण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सम्मुख कोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो सम्मुख कोण मतलब कि सामने वाला कोण है ना, आमने सामने का कोण जो होता है वो सम्मुख कोण होता है। तो ये अगर बी के बारे में बात करें कि बी का जो सम्मुख कोण है वो कौन है, तो कौन बनेगा डी, क्योंकि हम लोग जब कोण से देखते हैं तो वो तिरछा दिखता है और इसके सामने डी बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कोण बी का सम्मुख कोण कौन है, डी है। और अगर कोण ए का सम्मुख बोलेंगे तो कौन बनेगा, सी बनेगा। तो इस तरीके से कोण ए का सम्मुख कोण सी, सी का सम्मुख कोण ए, कोण बी का सम्मुख कोण डी, डी का सम्मुख कोण बी। तो सम्मुख कोण भी हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद है विकर्ण। तो विकर्ण क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मिला दिए तो ये क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। इधर से भी ऐसे करके मिला दिए तो ये दूसरा विकर्ण हो गया। दो विकर्ण मिलेगा आपको चतुर्भुज में। एक विकर्ण ये इस कोने से इस कोना में आएगा और इस कोण से यहाँ पे होते हुए इस कोण में आएगा, दो विकर्ण। तो ये क्या हो गया आपका विकर्ण हो गया। किसी भी चीज में मान लीजिए कि और भी इस तरह से हम लोग आयत ले लेते हैं, ऐसे करके आयत ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये भी क्या आपका विकर्ण है। यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये भी क्या है विकर्ण है। तो विकर्ण में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका बेसिक है, चतुर्भुज से रिलेटेड है। चतुर्भुज में क्या है 180, चतुर्भुज के जो भी अंतःकोण होगा सारा मिला के क्या होगा 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री होगा। मतलब इस ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी सारा मिला करके क्या होगा आपका 360 डिग्री होगा। तो ये याद रखना है। आइए हम लोग क्या है आगे जो समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो आगे देखते हैं। आगे में क्या है कि हम लोग तो समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो ये जो है आपका चतुर्भुज से रिलेटेड था, जो सभी चतुर्भुज में लागू होगा। कोई भी चतुर्भुज है, बहुत तरह का आपका चतुर्भुज नाम दिखेगा। समांतर चतुर्भुज दिखेगा, समलंब चतुर्भुज आपको मिलेगा, समचतुर्भुज मिलेगा। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपका समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये क्या है, एक वर्ग हम लोग ले रहे हैं। ये क्या है, एक वर्ग है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक हम लोग आयत ले लिए। ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसको क्या कर दिए, थोड़ा टेढ़ा करके हम लोग ऐसे बना दिए, ऐसे। ये भी क्या है, आपका समांतर चतुर्भुज है। और इसको भी थोड़ा टेढ़ा करके हम ऐसे बना दिए, तो ये भी क्या हो गया, आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम लोग को ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का जो भुजा हो वो समांतर हो, उसको समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। आमने सामने का मतलब क्या है, हम लोग को पता है, सम्मुख भुजा, आमने सामने का भुजा, मतलब कि इधर वाला और ये इधर वाला एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, और इधर AD और ये BC एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। वो क्या होगा, आपका समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। सारे में उसी तरह से है, इसमें नाम देने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये सामने वाला समांतर होना चाहिए, ये सामने वाला समांतर होना चाहिए। तो ये चारों में क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है, इसलिए ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आप ध्यान दीजिए कि कोई कोई वर्ड हम लोग बोले थे कि इससे रिलेटेड समांतर चतुर्भुज है, और भी आपको क्या है कि आपके पास मन में आएगा, समचतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। तो ध्यान दीजिए कि इसी में से क्या है, दो ठो यहाँ पे हटा दिए, यहाँ ला दिए, और इसको क्या कर दिए, यहाँ रख दिए, और इसका नाम दे दिए हम लोग समचतुर्भुज। अब ध्यान दीजिए कि समांतर चतुर्भुज में से ही क्या कर दिए, दो निकाल दिए, और उसका नाम क्या कर दिए, समचतुर्भुज। मतलब क्या है कि ये समचतुर्भुज क्या है, ये वर्ग हो गया, और ये क्या है आपका जो इसी का ये टेढ़ा रूप जो है, इसको समचतुर्भुज ही बोलते हैं। ये दोनों क्या है, समचतुर्भुज होगा। ध्यान देना है कि वैसा चतुर्भुज जिसका क्या है, चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, वो समचतुर्भुज कहलाता है। तो वर्ग है जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर है, तो समचतुर्भुज है। और ये भी क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज और ये समचतुर्भुज, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी के मन में आ रहा होगा कि ये क्या है, अभी इसको बता रहे थे कि समांतर चतुर्भुज है, और ये क्या है, इसको अभी तुरंत बता रहे हैं कि समचतुर्भुज है। तो ध्यान देना है कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज भी है और समचतुर्भुज भी है। ध्यान ये देना है कि समांतर चतुर्भुज का ही एक भाग क्या है, समचतुर्भुज है, जिसका चारों भुजा बराबर रहेगा, उसका एक अलग नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, समचतुर्भुज नाम दे दिए। तो ये चीज माइंड में रखना है। एक और आपको मिलेगा समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में हम लोग को क्या ध्यान देना है, इस तरह से रहेगा। एक ऐसा लाइन ले लिया हम लोग, इसको मिटा देते हैं, ऐसे 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 मिला दी। मतलब कि क्या है, समलंब चतुर्भुज में क्या होगा, आपको मिलेगा कि दो भुजा केवल समांतर रहेगा। समलंब चतुर्भुज में क्या मिलेगा, दो भुजा समांतर रहेगा। ध्यान दीजिए कि ये वाला और ये वाला भुजा क्या है, समांतर है, और दो जो एक्स्ट्रा बच गया इधर वाला, वो आपका क्या है, समांतर नहीं है। तो कोई भी एक साइड क्या होगा, मतलब एक जोड़ा वो क्या होगा, समांतर होगा, और जो दूसरा जोड़ा बचेगा वो समांतर नहीं होगा। तो एक जोड़ा जब समांतर रहेगा तो क्या बन जाएगा, वो समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि दोनों तरफ, मतलब दोनों जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है, और उसी का एक पार्ट है समचतुर्भुज, जिसका चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, वो समचतुर्भुज है। ये एक तरह का समांतर चतुर्भुज भी वर्ग होगा, और ये भी समांतर चतुर्भुज है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नाम तो हम लोग जानते ही कि ये क्या है, वर्ग है। इसका एक अलग से स्पेशल नाम भी है कि ये क्या है, वर्ग है। इसका अलग से एक स्पेशल नाम क्या है, आयत है। तो ये सब क्या है, हम लोग को माइंड में रहना चाहिए, तो कंफ्यूजन आपके मन में नहीं बनेगा। अगर कंफ्यूजन नहीं बनता है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बेसिक आइडिया रहेगा, तो आगे का किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आराम से बना पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं समचतुर्भुज का कुछ फीचर्स है, कुछ विशेषता है, गुण है, प्रमेय है, जिसके बारे में समझेंगे कि समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में अगर आप प्रमेय जानते हैं, उसका थ्योरम जानते हैं, तो क्या होगा कि क्वेश्चन को सोल्व करना आसान होता है। अगर आपको प्रमेय अच्छा से पता नहीं है, उसका आइडिया उतना नहीं है,
तो क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं। आप कितना भी कोशिश करिएगा वो बनने वाला नहीं है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि सबसे पहले बेसिक वर्ड, जब भी हम लोग ज्योमेट्री का के बारे में पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, तो एकदम उसका जो बेसिक वर्ड है, बेसिक वर्ड जैसे सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, कर्मागत भुजा, इस तरह का जो वर्ड मिला उस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद उसका प्रमेय है, थ्योरम है, वो हम लोग को क्लियर रहना चाहिए। अगर इतना हम लोग क्लियर रखते हैं तो आगे का चीज़ भी बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ प्रमेय है, थ्योरम है जो समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखा जाए, आगे देखते हैं, आगे देखा जाए। हाँ, तो आगे देखा जाए, आगे क्या है, ये कुछ प्रमेय है जो आपका समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड है। अब इसमें हम लोग को ध्यान क्या देना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्या है कि सम्मुख कोण बराबर होता है। पहला प्रमेय क्या है कि सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होगा वो आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसमें क्या है, इसके सम्मुख कोण ये है, हम लोग को पता है कि कोण बी का सम्मुख कोण कौन है, डी है। तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है 80 डिग्री, ये मान लीजिए कि 80 डिग्री, तो ये भी आपका कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा। तो ये ध्यान में रखना है। अगर ये आपका 100 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा, 100 डिग्री होगा। तो सम्मुख कोण क्या होगा, आपका बराबर होगा। अगर ए में 100 है तो सी में भी 100 होगा। अगर बी में 80 है तो यहाँ पर डी में भी क्या होगा, 80 होगा। तो सम्मुख कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और ये हम लोग बात करें समांतर चतुर्भुज के बारे में, तो समांतर चतुर्भुज जैसे ही बोले दिमाग में आ जाना चाहिए, एक आयत भी समांतर चतुर्भुज है तो इसमें भी वही नियम काम करेगा। एक वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी वही नियम काम करेगा। ये जो समचतुर्भुज है इसमें भी वही नियम काम करेगा। और ये जो है समांतर चतुर्भुज, इसको बोलते हैं अलग से, तो ये भी क्या है, इसमें भी वही नियम काम करेगा। तो ध्यान दीजिए कि जैसे ही समांतर चतुर्भुज बोलेंगे तो सारे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो सम्मुख कोण हम लोग का क्लियर हो गया कि बराबर होता है। अब आगे देखिए कि सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये वाला भुजा का जो लंबाई है, इस भुजे के लंबाई की क्या होगा, बराबर होगा। अगर इधर 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अगर इधर 8 सेंटीमीटर है तो इधर भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। सेम उसमें भी, इसमें भी उसी तरह से होगा। इधर जितना है इधर भी उतना ही होगा, इधर जितना है लंबाई इधर भी उतना ही होगा। तो चारों में क्या है, ये सारा नियम जो है काम करेगा, सारा थ्योरम में जो है काम करेगा। ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, कर्मागत कोण का योग क्या है, 180 डिग्री होता है। कर्मागत कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिए कि कर्मागत कोण क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हम लोग को पता है कि कर्मागत है। अगर ए और बी के बारे में बात करें तो ये क्या है, कर्मागत कोण है। तो कर्मागत कोण का योग 180 डिग्री होगा। मतलब इसको और इसको जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने से जो आपका योग आएगा वो आपका क्या है, 180 डिग्री होगा। अगर ये दोनों को आप जोड़ते हैं, बी को और सी को जोड़ते हैं, इसका कोण का वैल्यू और इस कोण का वैल्यू अगर आप जोड़ते हैं तो भी 180 डिग्री आएगा। अगर आप सी और डी कोण का वैल्यू जोड़ते हैं दोनों, तो भी क्या होगा, 180 डिग्री आएगा। मतलब कर्मागत कोण का योग जो है वो आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 3 चीज हम लोग देख लिए। सबसे पहला क्या देख लिए कि सम्मुख कोण बराबर होगा, मतलब आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा क्या है, सम्मुख भुजा बराबर होगा, तो आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद कर्मागत जो कोण है उसका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कर्मागत कोण के बारे में हम लोग जानते हैं। और सारा क्या है, ये ए और बी बराबर, दोनों ए और बी दोनों को जोड़ के 180 डिग्री, बी और सी को जोड़ के 180 डिग्री, और आपका सी और डी को जोड़ते हैं तो वहां भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है। उसके बाद भी क्या है, विकर्ण 2 बराबर भाग वाले त्रिभुज में बांटता है। जैसे हम लोग को पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दिए तो वो क्या कर गया, विकर्ण बन गया। ये क्या बन गया, विकर्ण बन गया। ये क्या है, आपका विकर्ण है। तो ये जो विकर्ण है ये क्या कर दिया, ये जो टोटल था उसको 2 बराबर भाग में क्या कर दिया, बांट दिया। मतलब क्या
कि ये आपका त्रिभुज बना, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे त्रिभुज, और ये बाद में जो एक और इधर त्रिभुज बना, दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसका जो एरिया है और ये वाला जो पार्ट है, बीच पार्ट से बटने के बाद नीचे वाला का, दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो है उसको क्या करता है, दो बराबर भाग में बांट देता है, दो बराबर भाग वाले त्रिभुज में बांट देता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। कोई जरूरी नहीं है कि विकर्ण केवल ऐसे ही लेंगे, अगर आप चाहते हैं इससे यहाँ से ऐसे मिलाना तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे को बराबर भाग में बांट देगा, मतलब दो बराबर भाग में बांट देगा। तो ये माइंड में रखना है। उसके बाद फिर क्या है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब विकर्ण क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, और काटने के बाद दोनों को बराबर भाग में एक दूसरे को बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको पहले मिटा दिया जाए सुविधा के लिए, यहाँ से मिटा देते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए और यहाँ से क्या कर दिए, यहाँ मिला दिए। तो अगर मान लीजिए कि इसका लंबाई जो है, इसका लंबाई अगर 10 है सपोज, तो क्या होगा, ये जब कटेगा तो 5 इधर आएगा और 5 इधर आएगा, और इसका लंबाई भी अगर 10 है तो 5 इधर आया, 5 इधर आया। तो ये तो क्या आपका आयत है, तो इसमें क्या है कि जो विकर्ण होगा वो तो सेम होगा, इसलिए 5 इधर 5 इधर करके बढ़ गया। लेकिन जब ये टेढ़ा मेढ़ा वाला जब आएगा ना डिजाइन, ऐसे करके जब डिजाइन आने लगेगा तो इसमें विकर्ण बड़ा छोटा होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये देखिए सेम है, 90 डिग्री में बन रहा है। अगर मान लीजिए ऐसे करके थोड़ा इसको चाप दिया जाए, यहाँ से चापेंगे तो इसका जो है आपका क्या है, ऐसा दब जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, विकर्ण जो है लंबा हो जाएगा, और इधर का जो विकर्ण है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि बड़ा छोटा भी रहेगा। तो मान लीजिए टोटल जो है, टोटल 8 है, तो ये क्या है 4 और 4 में बढ़ जाएगा। ये क्या है 4, मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके जहाँ पे कटा हो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 4 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 4 हो जाएगा। अगर ये टोटल जो है आपका क्या है 6 है, तो ये 3 इधर और 3 इधर, तो यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 3। मतलब क्या है कि एक दूसरे को दो बराबर भाग में क्या करता है, बांट देता है, काट देता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब वही होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और भाजित मतलब बांटना। तो समद्विभाजित करता है। तो वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नाम में ही उसका मतलब छिपा हुआ रहता है, बस उसको ध्यान देने का जरूरत है, समझने का जरूरत है। तो इस तरीके से अगर हम लोग समझ गए हैं तो आइए हम लोग आगे देखा जाए। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करके, जो इसी बेस पे होगा, इसी पर में, इसी थ्योरम से रिलेटेड होगा, ताकि हम लोग को आसानी से समझ में आए, क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम ना बने। तो आइए देखते हैं, आराम से समझ पाएंगे हम लोग। देखा जाए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन देखने से पहले कुछ छोटा छोटा बात है जो उसको देखना जरूरी है, तो उसको भी देख लिया जाए, उसको भी देखते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, हम लोग का एक आयत है, एक वर्ग है, एक समांतर चतुर्भुज है, और एक समचतुर्भुज है। इसमें हम लोग को ध्यान क्या देना है कि जो आयत होगा, इस आयत का क्या होगा, चारों जो एंगल है, चारों जो कोण है, वो आपका कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री। तो ये चारों में क्या होगा, आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, किसमें, आयत में। सेम उसी तरह से वर्ग में भी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, और यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा। तो चारों साइड में 90 डिग्री का कोण बना यहाँ पे, और यहाँ पे भी बना। और ये जो आपका टेढ़ा वाला मॉडल है, जैसे समांतर चतुर्भुज, इसी का क्या है कि तो टेढ़ा कर दिया हम लोग को, तो हम लोग को पता है कि ये समांतर चतुर्भुज बन जाता है। और ऐसा, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का नहीं होता है, और इसमें भी क्या होगा, 90 डिग्री का नहीं रहेगा। अब एक चीज और आपको क्या करना है, इसमें ध्यान देना है। इसमें क्या ध्यान देंगे हम लोग कि जब विकर्ण जो है एक दूसरे से मिलता है वर्ग में, और ये आपका समचतुर्भुज में, कैसे, मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ एक विकर्ण आया, और दूसरा विकर्ण क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक मिल गया। तो जब विकर्ण क्या होगा, एक दूसरे से आकर मिलेगा समचतुर्भुज में, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, वो आपका कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जब समचतुर्भुज में क्या होगा, विकर्ण एक दूसरे से मिलेगा और कटेगा, तो यहाँ पे जहाँ पे कटेगा, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको ध्यान रखना है। सेम उसी तरह से वर्ग में भी है। अगर ये वर्ग में भी क्या करते हैं, विकर्ण को हम मिला देते हैं, तो विकर्ण को मिलाने से
यहाँ पे क्या है, ये सेंटर पॉइंट पे बीच में आपका क्या है, इस जगह पे वो क्या होगा कि 90 डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या होगा 90 बन जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे कटेगा वहां पे भी क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दो में ध्यान देंगे हम लोग, वर्ग में और समचतुर्भुज में। इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए ध्यान दीजिए कि ये समचतुर्भुज चारों भुजा जिसमें बराबर रहेगा, जिसमें चारों साइड बराबर रहेगा ना, तो विकर्ण एक दूसरे से जब कटेगा तो बीच में क्या होगा कि 90 डिग्री बनेगा, इसमें भी 90 डिग्री बनेगा। तो इसको हम लोग याद रख पाएंगे। आइए अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख ले और क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, और लेवल जो है कुछ कुछ हम लोग का बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं और बेसिक से पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एकदम क्वेश्चन जो है आपका बेसिक क्वेश्चन है और उसको देखेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे है। तो ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या है थीटा जो है 75 डिग्री है, तो बीटा का नाम बताइए। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज हम लोग ले लेते हैं और इसमें क्या कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा दिया है इस पूरा को। अब इस ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है ना, यहाँ का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ का जो वैल्यू है, यहाँ का वैल्यू वो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। यहाँ का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि ऐसे एक लाइन गया है, सीधा लाइन है, एक ऐसे गया है और यहाँ से लेके यहाँ तक 75 डिग्री है और इस कोण का वैल्यू निकालना है। अगर नाम दे तो ABCD। ध्यान दीजिए, इसको बनाने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी एक सीधा लाइन होता है तो उस पर क्या होता है कि अगर इस तरह का ये पूरा एंगल बनेगा, पूरा कोण बनेगा इस लाइन पे, तो एक लाइन पे जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ये ध्यान में रखना है। वही अगर ऐसे पूरा बन जाएगा, गोल हो जाता है तो 360 बन जाता है। तो एक लाइन पे क्या होगा, जब एंगल बनेगा, कोण बनेगा तो 180 डिग्री होता है। इसको याद रखेंगे और उसी बेस पे इसको देखेंगे कि यहाँ भी क्या है, एक लाइन है और इसको अगर पूरा ऐसे करके मिला दें तो 180 डिग्री बन जाएगा। मतलब हम लोग को पता चल गया कि यहाँ से लेके अगर पूरा ऐसे घूमते हैं तो यहाँ तक आते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, जिसमें क्या है 75 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक का है, हाफ का। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका 75 डिग्री है। तो बाकी जो बच गया 180 में से 75 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो आया वो 105 डिग्री आया और 105 डिग्री कहाँ से कहाँ तक का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। अब हम लोग को क्या करना है, निकालना है किसका वैल्यू, इसका निकालना, कोण ए का वैल्यू निकालना है कि वो कितना डिग्री है। और हम लोग जानते हैं, अभी तक हम लोग पढ़े हैं, अभी तक अगर वीडियो आप शुरू से अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना पता चल गया होगा कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है आपका बराबर होता है। आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जब यहाँ पे कोण C बराबर 105 डिग्री है तो कोण A का वैल्यू भी कितना होगा, 105 डिग्री होगा। तो कोण A का वैल्यू कितना है, 105 डिग्री, और 105 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग बना पाएंगे। आइए आगे का सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, सेकेंड नंबर सवाल देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। तो ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी समांतर चतुर्भुज में ABCD के दो कोणों का योग जो है 130 डिग्री है, उसके न्यून कोण की माप लिखें। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हम लोग ले लेते हैं। ए इस तरह से ले लिए, A ले लिए, B ले लिए, C ले लिए और D ले लिए। तो ABCD मिला के टोटल जो हो रहा है आपका क्या, तो 360 होता है, हम लोग को पता है। इसमें क्या बोला, दो कोण का योग जो है 130 डिग्री, दो कोण मिला के 130 डिग्री। अब हम लोग को तो पता नहीं ना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के 130 है, कि ये वाला है, कोण किसको मिला रहा है हम लोग को पता नहीं, लेकिन दो कोण है जिसको मिला के क्या हो रहा है, 130 डिग्री हो रहा है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में कोई भी दो लगातार कोण होता है उसका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मान लिया कोण A को और कोण B को, दोनों का अगर वैल्यू जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होगा। अगर कोण B और C जोड़ते हैं तो 180 होगा, C और D जोड़ते हैं तो 180, उसी तरह से D और A भी जोड़ेंगे तो 180 होता है। तो 180 तो यहाँ है नहीं, यहाँ पे कितना है, 130 है। इसका मतलब लगातार कोण जो है वो नहीं लिया है। कैसे लिया है, आमने सामने का लिया है, ठीक है। तो कोण जो है, दो कोण जोड़ने से क्या हो रहा है, 130 हो रहा है। तो कोई भी दो कोण जो है आमने सामने का ले लिया, B और D भी ले सकता है, या तो फिर A और
सी ले सकता है, या तो ये दोनों को जोड़ के 130 हो रहा होगा, या तो फिर बी और डी जोड़ के क्या हो रहा होगा 130 हो रहा होगा। तो हम लोग को पता नहीं, तो कोई भी क्या करेंगे, दो कोण हम लोग ले लेंगे। मान लेते हैं कि आपका ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ के 130 है, तो दोनों जोड़ के 130 है, तो इसको हाफ हाफ कर देंगे। 65 यहाँ पे आएगा, 65 और 65, मतलब इस कोण का वैल्यू कितना है 65 डिग्री है, और इस कोण का वैल्यू भी कितना है आपका 65 डिग्री है। अब आगे देखेंगे, इसमें क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोण का जो योग हम लोग लेते हैं वो 360 डिग्री होता है। 360 जो होता है, चारों अगर लेंगे, चारों का योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 360 होता है, जिसमें से दोनों का वैल्यू कितना हो गया 130 हो चुका है। तो दो को पहले क्या करेंगे, घटा लेंगे, और घटाने के बाद हमारा कितना आते हैं 230 आता है। तो ये जो 230 है किसका किसका होगा, इसका और इसका होगा, क्योंकि टोटल 360 होता है। तो 360 में ये दोनों को जोड़ के 130 घटा दिए, तो जो बचा वो किसका होगा, इस दोनों का होगा। मतलब 230 में क्या है कि दोनों का बटेगा और बराबर बराबर बटेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज में दोनों आमने सामने का जो कोण होता है बराबर होता है। तो आपका 230 से अगर इसको बांटते हैं तो 115 और 115 में क्या होगा, दोनों बट जाएगा। मतलब कोण ए का वैल्यू कितना है 115 डिग्री है, और कोण बी का वैल्यू भी कितना है 115 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि न्यून कोण का माप बताइए। हम लोग को पता है कि न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से कम वाला होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री से कम क्या है 65 है, 65 है। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 65 डिग्री होगा, और यही हमारा आंसर है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्णों का कटान बिंदु O है। तो एक समांतर चतुर्भुज हम लोग ले लेते हैं, इस तरह से समांतर चतुर्भुज ले लिए, विकर्ण का कटान बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा। ABCD ले रहे हैं, ABCD, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं कि और OA बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, O से लेके A तक कितना है 3 सेंटीमीटर, और OB बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है। OB बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्या बोल रहा है, आप OC निकालिए, OD निकालिए, AC निकालिए और BD निकालिए। ये चारों का वैल्यू क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है, निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान क्या देंगे, OC मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, सी इधर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक। और हम लोग को पता है कि समांतर चतुर्भुज में क्या आता है कि विकर्ण जब एक दूसरे को काटता है, जब एक दूसरे को विकर्ण काटता है तो दो बराबर भाग में बांटता है। तो बराबर भाग में बांटता है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो आगे भी इधर क्या होगा 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो 3 सेंटीमीटर इधर भी है और 3 सेंटीमीटर इधर भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि OC का जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू है वो आपका कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर। आगे क्या है आपका OD मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल रहा है, और यहाँ पे हम लोग को पता है कि यहाँ से यहाँ 4 है, तो आगे वाला भी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। मतलब OD भी आपका कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए AC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 सेंटीमीटर। उसी तरह से BD निकालना है, तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 4 और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 और 4 कितना हो गया आपका 8 हो गया, तो 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सारा हम लोग निकाल लिए। और ध्यान दीजिए ये जो आपका वीडियो है बेसिक वीडियो है, अगर शुरू से अंत तक आप देख रहे होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, मेरा विश्वास है। तो आगे भी जो आपका जो वीडियो आएगा वो क्या होगा, इससे लेवल कुछ बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे।